नमस्कार दोस्तों, इस वक्त डीबी लाइव के इस ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और खबर जो है वो हिंदुस्तान से नहीं बल्कि पाकिस्तान से है। लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसका हिंदुस्तान पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है वो भी हम इस पूरे ब्रेकिंग न्यूज के दरमियान जानेंगे, समझेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में अभी 8 फरवरी को नेशनल असेंबली के चुनाव हुए हैं। नेशनल असेंबली के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी हुए हैं। और वहां का जो सूरत हाल, खासकर सियासी सूरत हाल है, उस सबसे आप वाकिफ होंगे ही। सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो इस वक्त जेल में हैं और उनकी पार्टी के सिंबल को भी ले लिया गया। और बहुत ही अस्त व्यस्त स्थिति में इमरान खान की पार्टी वो खुद नजर आ रहे थे। लेकिन चुनाव से पहले जैसा अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद इमरान खान की जीत हो जाए। जब इमरान खान की पार्टी सिंबल सीज कर ली गई तो उसके बाद कई जो निर्दलीय विधायक हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो निर्दलीय चुनाव लड़े। विधायक नहीं बल्कि समर्थक कह लूं, विधायक कहने की आदत हो गई हिंदुस्तान में। लेकिन उनके जो समर्थक हैं वो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़े, अलग अलग सिंबल पे लड़े और आज की तारीख में निर्दलीय नंबर 1 पोजीशन पे है। इमरान खान का दावा है कि हमारी जीत हो रही है और ऐसे भी इमरान खान की पार्टी नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे नवाज शरीफ की पार्टी है, नंबर 3 पर बिलावल भुट्टो की पार्टी है। अभी 2 दिन पहले जब ये चुनाव हुए, आज 10 है, 8 तारीख को चुनाव, उसके बाद से तुरंत मतगणना में एक और भी वहां का जो नेशनल असेंबली है उसमें आप जानते हैं 366 सीटें हैं, 366 सीट्स। लेकिन मतदान होते हैं 266 पे। और ये अभी आपके सामने रख रहे हैं पाकिस्तान असेंबली का समीकरण क्या है। नेशनल असेंबली की कुल 366 366 सीट में से 266 पर ही मतदान होता है। जरा वहां के गणित को, अंक गणित को समझिए। 266 पर ही मतदान होता है, लेकिन इस बार 265 पर मतदान हो रहा है। एक उम्मीदवार की मौत के बाद इस बार 265 सीटों पर मतदान हुए हैं। इसके बाद क्या कुछ हुआ है जरा ये भी आपके सामने रखते हैं। क्या कुछ असेंबली का समीकरण है। 60 सीट वहां महिलाओं के लिए है और 10 सीट अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित हैं। यानी रिजर्व सीट जो हैं वो 70 हैं टोटल, जिसमें से 60 महिलाओं के लिए और 10 अल्पसंख्यकों के लिए वहां आरक्षित हैं, रिजर्व हैं। इसके अलावा क्या कुछ है जरा ये भी देख लें। सरकार बनाने के लिए, पाकिस्तान में सरकार बनाने के लिए 265 में से 133 सीट की जरूरत होती है। सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान में सरकार बनाने के लिए 265 में से, क्योंकि अभी 266 नहीं 265 पे चुनाव हुए हैं तो एक उम्मीदवार की मौत हो गई उस कारण, तो 265 में से 133 सीटों की जरूरत है। अब यहां दावे प्रति दावे चल रहे हैं। एक तरफ इमरान खान जेल में हैं, उन्होंने एआई के जरिए अपना संदेश दे दिया है। उन्होंने बता दिया है कि हमारी जीत हुई है, हमारे जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो जीत के आ रहे हैं क्योंकि हमारे साथ चुनाव आयोग ने ज्यादती की है। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने भी राष्ट्र को संबोधित कल कर दिया और कह दिया कि हमारी जीत हो रही है। लेकिन आज की तारीख में जीत अगर किसी की हुई है तो वो वहां की जनता की हुई है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं। जरा उनको भी साथ में ले आइए और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या कुछ है पाकिस्तान में। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस ब्रेकिंग में। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान से कैसे पाकिस्तान में हो गया है गजब खेल, और कैसे यहां भारत को और खासकर मोदी सरकार को, मोदी जी को, उनकी टीम को, उनकी पार्टी को यह सबक लेना चाहिए कि हिंदुस्तान पीछे नहीं है, हिंदुस्तान की आवाम पीछे नहीं है। जरा आपसे समझो पाकिस्तान का सूरत हाल, क्या कुछ आप देखते हैं। जी राजीव जी, भारत पाकिस्तान के संबंधों पे इसका क्या असर होगा इस पे चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले वहां का जो सिनेरियो है जिसके एक रूपरेखा आपने रखी, ये चुनाव बेसिकली राजीव जी फौज ने लड़ा है और फौज ने इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान के दबाव डाला। फौज वहां पे पाकिस्तान की राजनीति में आप जानते हैं कि किस तरीके का रोल प्ले कर सकती है, करती रही है। फौजी शासन वहां पे रहा है और जनरल मुनीर जो इस वक्त के चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो काफ़ी अग्रेसिव माने जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके जैसे पिछले कुछ जनरल्स हुए हैं पाकिस्तान में। जनरल वहाँ का बहुत ताकतवर होता है। उन्होंने उनका झगड़ा है इमरान खान से और इमरान खान को जेल की सलाखों में है। इमरान खान के तमाम लीडर भी जेल की सलाखों में हैं। वहाँ पे लगभग पूरी पार्टी के खिलाफ राजीव जी वहाँ फौजी अदालतों में मुकदमे हैं जी। इलेक्शन कमीशन ने फौज के दबाव में
इमरान खान का जो सिंबल था वो भी ले लिया। वो उनका सिंबल था क्रिकेट बैट। इमरान खान, जैसा हम जानते हैं कि क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी रहे हैं और ऑलराउंडर रहे हैं, अपने ज़माने के बहुत सबसे मशहूर खिलाड़ी रहे हैं, और उनका सिंबल था क्रिकेट बैट, वो भी ले लिया। और इमरान खान की पार्टी के लोग निर्दलीय चुनाव लड़े। जी। किसी को हंसने वाली बात होगी, लेकिन किसी को चुनाव आयोग ने जानबूझ के ऐसे सिंबल दिए कि किसी को बैगन दिया, किसी को चिमटा दिया, किसी को इलेक्शन सिंबल जो है वो लैपटॉप मिला, किसी को जूता भी मिला, और इस तरीके के इलेक्शन सिंबल से चुनाव लड़े वो निर्दलीय। और मज़े की बात यह है कि राजीव जी, बहुत सारी जो जो नवाज शरीफ की पार्टी है, पीएमएल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और बिलावल भुट्टो की, आसिफ जरदारी की पार्टी है पीपीपी, उनकी पार्टियों के लोगों ने तो इलेक्शन में उनको तो ट्रांसपोर्ट भी मुहैया थे, वो प्रचार भी कर पाए। इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी पार्टी के लोग प्रचार भी नहीं कर पाए, वो वोटरों को ट्रांसपोर्ट भी नहीं दे पाए, अपने सिंबल को प्रचारित भी नहीं कर पाए जो अलग अलग सिंबल मिले थे। वहां की जनता ने, पाकिस्तान की जनता ने पीटीआई के पक्ष में चुनाव लड़ा। और इस वक्त जब रिजल्ट हमारे सामने है राजीव जी, 265 पे चुनाव हुआ जिसका आपने हवाला दिया, उसमें से जो हमारे पास 241 के ट्रेंड्स अवेलेबल है, उन 241 के ट्रेंड्स में पाकिस्तान की इमरान खान की पार्टी को मिले 97, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अभी तक उभर कर आई है। और पीएमएल नवाज शरीफ को 72 सीटें आई हैं अभी तक, और पीपीपी को, बिलावल भुट्टो की पार्टी को, जो बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं, उनको 52 सीटें आई हैं। अब बात ये हो रही है, दो तरीके की बातें पाकिस्तान में चल रही हैं। एक तो कहा जा रहा है कि जो इमरान खान के कैंडिडेट जीत कर आए हैं, इनको फौज डरा धमका कर, और ज़्यादातर कैंडिडेट राजीव जी अंडरग्राउंड भी हैं, छिपे हुए हैं, और इनको डरा धमका कर, मुकदमों में फंसा कर, हो सकता है कि दबाव डाला जाए कि वो पीएमएल को समर्थन दे दें। ये भी बात चल रही है। कल नवाज शरीफ ने उनको विक्ट्री स्पीच देनी थी, लेकिन उनका सारा गणित बिगड़ गया, और अब वो बात कर रहे हैं पीपीपी से गठबंधन की। ये दोनों पार्टियां, पीपीपी और पीएमएल, आमने सामने चुनाव लड़ी हैं, और इन दोनों को अभी तक के जो ट्रेंड से अगर जोड़ लें, आपने कहा कि 133 पे मेजॉरिटी आएगी वहां पे, तो 124 सीटें बन रही हैं। लग रहा है कि नवाज शरीफ के पीछे वहां की सेना, जनरल मुनीर का हाथ है, और हो सकता है कि नवाज शरीफ जो है वो कामयाब हो जाए। लेकिन पाकिस्तान में बहुत, वहाँ की डेमोक्रेसी में, वहाँ के समाज में, वहाँ की राजनीति में अस्थिरता लंबे समय तक रहेगी। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी बहुत फ्रेजाइल रही है, उसका बहुत ही टॉपसी टर्वी, उतार चढ़ाव वाला इतिहास रहा है। कई बार फौज ने डिक्टेटरशिप की है, और नवाज शरीफ को ही फौज ने तख्ता पलट किया था, आज वो फौज के कैंडिडेट हैं। तो ये भी एक दिलचस्प वाकया है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में हम लोग देखते हैं कि फौज कब किसके साथ हो जाए, कब किससे पलट जाए, ये बड़ा दिलचस्प होता है। पाकिस्तान की राजनीति पर फौज का बहुत बड़ा असर है। शुरुआत से ही, जब से भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, तब से आप देख रहे हैं कई बार वहां तानाशाही सरकार रही। ये सब कुछ आप लोगों ने देखा है। इस वक्त चुनाव, और 8 फरवरी को चुनाव हुए, आज से ठीक 2 दिन पहले, और उस चुनाव में नेशनल असेंबली का चुनाव, उसके साथ विधानसभा के चुनाव भी हुए कुछ जगहों पर, और इसमें बाजी मारते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं इमरान खान। लेकिन इमरान खान जेल में हैं, उनकी पार्टी के सिंबल ले लिए गए, सीज कर दिए गए, और जैसा प्रशांत टंडन जी बता रहे हैं कि परिस्थितियां ये हुई कि उनके समर्थक निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन नंबर 1 पर निर्दलीय आ रहे हैं, जिस पर दावा कर रहे हैं वहां इमरान खान की ये निर्दलीय जो हैं हमारी पार्टी के हैं।
तो एक ये दावा, लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ की पीएलएमए पार्टी जो है और पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इनकी बिलावल भुट्टो की, ये दोनों पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही हैं। 133 सीटें चाहिए और कहीं ना कहीं जोड़ घटाव करके, और जैसा प्रशांत टंडन जी बता रहे हैं कि जो निर्दलीय हैं उनको डरा के, धमका के, प्यार से, दुलार के, दुत्कार के, जैसे भी हो, उनको अपने साथ लेकर सरकार बनाने में शायद नवाज शरीफ यहां और बिलावल भुट्टो दोनों मिलकर सरकार बना सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन बात यहां सिर्फ सरकार बन जाए, नेशनल असेंबली के इलेक्शन हो गए और एक बड़ा नेता, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व क्रिकेटर जिसने वर्ल्ड कप जिताया पाकिस्तान को, वो जेल में है, मामला सिर्फ इतना नहीं है। इसके राजनीतिक मायने क्या हैं, इसका असर भारत पर क्या है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे कितना चेतना चाहिए, इन सब पे चर्चा करना ज्यादा जरूरी है। प्रशांत टंडन जी, जरा इस तरफ भी हम आना चाहते हैं इस चर्चा को लेके कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसका असर कितना आप देखते हैं भारत पर। बीच में हम दोनों के बीच ये पाकिस्तान असेंबली का समीकरण दिखाई दे रहा है जिसमें नेशनल असेंबली में कितने लोग हैं, 366 सीटें हैं नेशनल असेंबली में, 60 सीट महिलाओं के लिए है आरक्षित, 10 सीट अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हमारे यहां के अल्पसंख्यक नहीं है बल्कि बिल्कुल अलग है, आप जानते हैं। तो वहां के 10 सीट मतलब 70 सीटें आरक्षित हैं, जिसे रिजर्व कहते हैं इंग्लिश में। उसके अलावा 266 सीटों पे मतदान होते हैं हर बार, और इन 266 सीटों पे मतदान जो है उसमें से 265 पे इस बार हो रहे हैं क्योंकि एक उम्मीदवार की मौत हो गई है। तो और इस हिसाब से 265 में से 133 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। लेकिन यह पाकिस्तान के असेंबली का, नेशनल असेंबली का गणित है, समीकरण है। उस समीकरण का क्या कुछ असर, वहां की सियासत का क्या कुछ असर हमारे देश में, और हमारे देश के सियासतदान इससे कैसे सचेत रहें, इस पर क्या कुछ होता है, इसकी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। कैसे देखा जाए प्रशांत टंडन जी? देखिए, एक तो वहां पे नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जो बेनजीर भुट्टो के पति हैं, वो बहुत बदनाम हैं भ्रष्टाचार के मुकदमों को, भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर। आसिफ जरदारी तो जब बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी तो इनका नाम ही था मिस्टर 10%। जैसे अभी कर्नाटक में 40% सरकारा पे चुनाव हुए, वैसे ही उनका भी नाम वहां था मिस्टर 10%। वो हर डील में मिस्टर 10% का डील होता था, ऐसा कहा जाता है। दूसरा कि नवाज शरीफ भी तमाम समय विदेशों में रहे, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे रहे और वो पाकिस्तान से भागे रहे, और अब वो वापस आए सेना के आशीर्वाद से, तो और वो आकर चुनाव लड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव के रिजल्ट देख के लग रहा है कि जनता उनके साथ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह कि देखिए, जनता कितनी ताकतवर होती है, हम आप अंदाज नहीं लगा सकते कि फौज का कैसा दबदबा है पाकिस्तान में, वहां की जुडिशरी में, वहां की एजेंसीज में, सब जगह। तो हमारा ईडी तो उसका बहुत छोटा हिस्सा है, या जैसा यहाँ पे होता है। और आप देखिए कि अभी चुनाव आयोग ने हमारे यहाँ शरद पवार की पार्टी से सिंबल ले लिया, शिवसेना से सिंबल ले लिया। लोग बात कर रहे थे, हम लोग भी चर्चा कर रहे थे कि सिंबल ले लिया क्या होगा। जिनको आप निर्दलीय कह रहे हैं वो निर्दलीय नहीं है पाकिस्तान पीटीआई के, वो सब इमरान खान के कैंडिडेट हैं। चुनाव प्रचार में भी नहीं जा पाए, उनको अजीब अजीब जो है वो सिंबल दे दिए गए, बैगन, चिमटा, जूता, लैपटॉप वगैरह। और उसके बाद लोगों ने उनके सिंबल का प्रचार किया। राजीव जी, जो मेरी कल बात हुई पाकिस्तान में कुछ पत्रकारों से, तो वो बता रहे कि लोगों ने प्रचार किया। ट्रांसपोर्ट नहीं है, लोगों ने अपने ट्रांसपोर्ट जो है पोलिंग बूथ तक जाने का इंतजाम किया। और इस तरह आप देखिए कि जनता की जो विल है वो कितनी, जनता जो चाहती है वो जनता सेना से भी नहीं लड़ रही है जी। और ये बड़ा झटका और बड़ा एक स्टेटमेंट जनता की तरफ से सेना के प्रति है। मैं कहूंगा कि सेना के प्रति अविश्वास है कि सेना को पाकिस्तान की जनता ने कहा है कि आप बैरकों में रहो, आप पॉलिटिक्स में दखलंदाजी मत करो। ये स्पष्ट संदेश गया है। आगे राजनीति में वहां क्या होता है हम देखेंगे, लेकिन जनता ने जो राय दी है कि इमरान खान की पार्टी को जो जेल में है वो उनको 97 सीट्स और
अभी हमारे यहाँ देखिए कि हेमंत सोरेन भी जेल में है। तो जी ये तुलना करते जाए हम लोग कि बिल्कुल। जनता क्या चाहती, और जनता ने बहुत स्पष्ट तौर पे पाकिस्तान की सेना को कह दिया है कि भाई साहब, आप लोग यूनिफॉर्म पहन के बैरकों में रहें, आप सड़क पे नहीं आए। और आप जो है, दूसरा एक एक जो मैं इसका श्रेय और क्रेडिट देना चाहता हूँ राजीव जी, पाकिस्तान का जो बुद्धिजीवी है, पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी है, पाकिस्तान का जो मीडिया है, वो भी ऐसा नहीं है कि फौज से डर जाता है। इतने आतंक के बाद भी, इतने दमन के बाद भी वो डरता नहीं है फौज से। तमाम लोग जेलों में जाते हैं और मुखर होकर बोलते हैं, मजाक उड़ाते हैं वहां पे मीडिया में आके सेना का। तो ये भी एक उनका भी क्रेडिट है कि जो है पाकिस्तान में इस तरीके के रिजल्ट हमको देखने को मिल रहे हैं। अब जहां तक भारत का सवाल है राजीव जी, नवाज शरीफ के समय में भारत के संबंध अच्छे रहे हैं। नवाज शरीफ के समय सेना के संबंध इतने खराब थे राजीव जी, नवाज शरीफ के, कि आपको याद होगा कि करगिल युद्ध के दौरान नवाज शरीफ ही प्राइम मिनिस्टर थे। तख्ता, जी बिल्कुल बिल्कुल। और नवाज शरीफ को वीडियो टेप रिलीज हुआ था, वो ऑडियो टेप जनरल मुशर्रफ का, और जनरल मुशर्रफ के ऑडियो टेप से ये मालूम पड़ा था कि नवाज शरीफ को मालूम भी नहीं था करगिल में क्या कार्रवाई हो रही है। सेना ने अपना, भारतीय सेना के अंदर, भारतीय सीमा के अंदर घुस गए थे और यहाँ पे बंकर बना लिए थे और घुसपैठ की थी, जिसको बाद में खदेड़ा गया। तो सेना और नवाज शरीफ का संबंध पिछला बहुत खराब रहा है। हमने देखा है कि किस तरीके से जनरल मुशर्रफ ने जब पावर टेक ओवर किया था, किस तरीके से वहाँ के टीवी स्टेशन पे, रेडियो स्टेशन पे, नवाज शरीफ के घर पे किस तरीके से कब्जा किया था। तो तख्ता पलट जब हुआ था, तो ये सब चीजें पाकिस्तान के इतिहास में है। वहाँ की डेमोक्रेसी में संकट का दौर है। पाकिस्तान की जनता डेमोक्रेसी चाहती है, लेकिन वहाँ सेना का दबदबा है। और हम देख रहे हैं जो रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं राजीव जी, उससे लग रहा है कि पाकिस्तान में एक लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता रहेगी। और राजनीतिक अस्थिरता अगर रहती है तो भारत में भी, देखिए, उसका जो असर है वो भारत में भी पड़ता है। भारत में ये पड़ता है राजीव जी कि अगर सेना बहुत ताकतवर होती है वहां पे, तो सेना जो है ताकतवर, तो सेना के पास आईएसआई है, सेना के साथ बहुत सारे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको बढ़ावा मिलता है, और वो भारत में की सुरक्षा को लेकर, आतंकवाद को लेकर नए सिरे से चिंताएं जो हैं वो सामने आएंगी। तो राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चिंताएं भारत में आएंगी और बहुत महत्वपूर्ण चिंताएं हैं, क्योंकि नवाज शरीफ की अगर बात करें तो 1999 में तख्ता पलट होता है और जनरल मुशर्रफ तख्ता पलट करते हैं, भारत के साथ करगिल युद्ध होता है, इन सबको आप अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी और जनरल मुशर्रफ के साथ आगरा का जो पैक्ट होता है वो भी टूट जाता है, वहीं आगरा से वापस जाते हैं। ये सब कुछ आपने देखा है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 2013 में फिर से ये चुन के आते हैं, बम्पर जीत के साथ नवाज शरीफ जीत के आते हैं और उसके बाद ये कंटिन्यू करते हैं। और 1947 के बाद ये ऐतिहासिक तौर पे पहली बार ऐसी घटना घटती है कि कोई चुनी हुई सरकार दोबारा जो है, मतलब वहां चुनाव होता है और जीत के आती है। लेकिन 2018 में फिर तख्ता पलट, फिर जेल में रहते हैं नवाज शरीफ, बाहर चले जाते हैं, उनको लंदन वो कहें तो निर्वासित हो जाते हैं या भाग जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब वापस आते हैं 2 साल पहले, तो यहां अब चुनाव की घड़ी है और इस चुनाव में फिर खेल होने जा रहा है, यह तय मानिए। लेकिन चुनाव में जो खेल वहां हो रहा है, क्या गजब का खेल यहां भी होने जा रहा है। वहां की जनता ने अपने नेता को, बिना सिंबल वाले नेता को चुन लिया है, यह साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इमरान खान जेल में हैं और उनके समर्थकों ने
जो चुनाव में अभी पार्टिसिपेशन उनका रहा है, यानी चुनाव लड़े ये उनके जो समर्थक, वो यहां भारी संख्या में जीत कर आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हाथ मिलाते हुए नवाज शरीफ जो हैं वो बिलावल भुट्टो से नजर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जो पीपीपी पार्टी के हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं बिलावल भुट्टो को, और साथ साथ नवाज शरीफ को भी। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो मिलकर सरकार हो सकता है बना लें। बहुत आसान नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल भी नहीं है। लेकिन क्या इसका जो कुछ भी रिफ्लेक्शन है वो भारत पर पड़ेगा? क्या भारत इस पूरे जो भी घटनाक्रम, चुनावी घटनाक्रम वहां हो रहा है, उस पर निगाहें नजरें टिकाए हुए नहीं है? भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे रहे हैं ये आप सब जानते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि देश में, भारत में जब जब चुनाव होता है तो बॉर्डर पर तनाव क्यों होता है, और बॉर्डर पर तनाव को लेकर के भी बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि आखिर चुनाव के समय ही तनाव क्यों। और इन तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो सियासी तौर पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा, यानी नफा नुकसान के मातहत ही ऐसा किया जाता है। क्या यह चुनाव आगामी मतलब हिंदुस्तान के जो लोकसभा चुनाव हैं उसको लेकर भी कोई पैगाम है प्रशांत टंडन जी? क्या वहां की जनता ने भारत के हुकूमत को यह पैगाम दे दिया है कि हमारे देश में, जिस पाकिस्तान में बहुत सारी बंदिशें हैं, पाबंदियां हैं, उसके बाद भी अगर आप वहां जनता खुल के आती है और उस पार्टी के लिए या उस उम्मीदवार के लिए वोट दे के जाती है जो बिना सिंबल का है, मान लीजिए, क्या हिंदुस्तान में भी ऐसा संभव है? क्या हिंदुस्तान में अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? थोड़ा सा, क्योंकि पड़ोस से कुछ ना कुछ सबक तो लेना ही चाहिए, और पड़ोस में जो कुछ हो रहा है उस पर निगाहें रखना भी चाहिए। उस लिहाज से भी ये समझना चाहता हूं आपसे कि क्या हमारे यहां जो चुनाव है, लोकसभा के चुनाव अभी 2 महीने बाद, उस चुनाव पर कुछ सबक, इससे हम सीखें ना सीखें, इसका क्या असर होगा, असर ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबक तो लेना ही चाहिए ना। क्या कुछ दिखाई देता है? पहला सबक तो राजीव जी ये है कि प्रशासनिक तरीकों से एजेंसियां लगाकर अगर आप राजनीति में दखलंदाजी करते हैं तो जनता उसको पसंद नहीं करती। यह हमने अपने यहाँ इमरजेंसी में भी देख लिया। और जिस सिंबल की आप बात कर रहे हैं राजीव जी, वो सिंबल जनता पार्टी इमरजेंसी के बाद 1 महीने के अंदर बनी थी। सिंबल भी नया था और तब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, और उसके बाद भी वो हल्दर किसान ने सरकार बना ली थी। तो और अभी इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि अगर उनका इरादा राजनीतिक दबाव के तहत काम किया है, भारत के इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूं जी, कि शरद पवार की पार्टी को सिंबल नहीं है, या ईडी ने हेमंत सोरेन को अंदर कर रखा है, तो जनता जो है उसको कैसे लेगी, उसका एक नमूना हमको पाकिस्तान में दिख रहा। और हमारा और पाकिस्तान का समाज राजीव जी बहुत अलग नहीं। हम दो, मतलब 1 शताब्दी भी नहीं हुई अभी की जब दोनों देश एक ही थे और भाषा एक ही है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है राजीव जी जहाँ पे हम लोग जब फोन पे बात करते हैं या पाकिस्तान के लोगों से बात करते हैं तो अपनी ज़बान में बात करते हैं। किसी और देश में, यूरोप के कंट्री में या सेंट्रल एशिया में या रूस में जहाँ आप रहे बहुत समय तक, वहाँ ये सुविधा नहीं उपलब्ध है। तो पाकिस्तान में एक तो सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने फौज को अपनी जगह बता दी है वहाँ की जनता ने, पहली बात। दूसरा कि देखिए, जो आपने कहा कि भारत के इलेक्शन में इसका क्या असर होगा, पाकिस्तान में राजीव जी सेना की रजामंदी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हमारे बॉर्डर पे गड़बड़ या पाकिस्तान के अंदर कोई गड़बड़ बिना सेना की रजामंदी के नहीं हो सकता। सेना वहां बहुत शक्तिशाली है। अब अगर इमरान खान कामयाब होते हैं, मान लीजिए, जिसकी संभावना हम अभी मान के चलें कि ना के बराबर है, लेकिन उनके अगर जो एमपी चुन कर आए हैं, नेशनल असेंबली वहाँ की पार्लियामेंट को कहते हैं, तो नेशनल असेंबली के मेंबर अगर चुन के जो आए हैं वो अगर मान डरे नहीं और बिकने को तैयार नहीं हो और वो अपनी जगह मौजूद रहे, तो पाकिस्तान की
जी, प्रशांत टंडन जी का वीडियो डाउन हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हम लोग यहां कर रहे हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान नेशनल असेंबली यानी वहां के पार्लियामेंट का जो इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन में बहुत मजेदार, बहुत कह सकते हैं कि एक गजब खेल हो गया है। इमरान खान की पार्टी को, इमरान खान को खुद जेल में डाल दिया गया, उनकी पार्टी के सिंबल सीज कर लिए गए, लेकिन उसके बाद भी उनके समर्थकों की तादाद इस चुनाव में, रिजल्ट में अगर देखें तो नंबर 1 पे है। और नंबर 2 पे नवाज शरीफ हैं, जो कल ही उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए अपनी जीत की खुशी जाहिर कर दी, लेकिन वो जीत से पीछे हैं। इसलिए पीछे हैं क्योंकि उनको अभी तक 250 सीटों के जो काउंटिंग हुई है, जो रिजल्ट आए हैं, काउंटिंग तो 265 पे हो रही है। आप जरा उसको भी ले आइए, उस ग्राफिक्स को ले आइए, जरा नेशनल असेंबली का जो समीकरण है पाकिस्तान का, उसको समझ लीजिए। हमारे यहां 543 सीटें हैं, वहां 366 सीटें हैं। 366 में से 266 सीटों पर ही मतदान होता है, और 266 में से 265 पे इस बार मतदान हुए, इसलिए क्योंकि एक की मौत हो गई, एक उम्मीदवार की मौत हो गई। 265 में से 133 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। 133 जिसके पास सीटें आएंगी, जीत कर जो आएगा उसी की सरकार बनेगी। और यहां नवाज शरीफ 133 लाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, न ही बिलावल भुट्टो 133 लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और न ही अभी आज की तारीख में इमरान खान 133 लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान की तो कोई पार्टी ही नहीं है, ये मान लीजिए, क्योंकि उनका सिंबल सीज है। लेकिन मजेदार तथ्य यह है यहां पे कि नवाज शरीफ का साथ देते हुए वहां की सेना नजर आ रही है। इमरान खान के खिलाफ अभी वहां सब कुछ चल रहा है, लेकिन नवाज शरीफ भी उस हिसाब से जनता की कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं। हमारे देश की जब हम बात करते हैं, अपने देश में पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं, तो हमारे यहां भी परिस्थितियां कुछ कमोबेश वैसी ही दिखाई देती है। और ये आज नहीं, इतिहास कई बार इन बातों का गवाह रहा है। 1977 की बात अभी हमारे साथी प्रशांत टंडन जी कह रहे थे। 1977 में आपने देख लिया था, इंदिरा गांधी के खिलाफ इमरजेंसी के बाद एक अलग लहर थी, और इंदिरा जी खुद चुनाव हार गई थी। जनता पार्टी की की सरकार बनी थी। ऐसे बहुत सारे मौके आए उसके बाद भी, इतिहास में 77 के बाद भी, जब सरकारें बदली, जब और बहुत ज्यादा पीछे मत जाइए, आज से 20 साल पीछे जाइए आप। 2004 में इंडिया शाइनिंग की बात हो रही थी। बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स उस समय ओपिनियन पोल, जैसे भी 2 दिन पहले आपने एक ओपिनियन पोल देखा था ना, जिसमें 335 सीटें लाते हुए दिखाया जा रहा है बीजेपी को, एनडीए को। उस समय 350 सीटें के लगभग एनडीए को दिखाया जा रहा था। लेकिन क्या हुआ? एनडीए की सरकार नहीं बनी, क्योंकि जब जनता आती है तो अपने साथ एक तूफान लेकर आती है। और यही सबक यहां सीखने की जरूरत है हमारे देश के भी हुक्मरानों को, जो इस वक्त सत्ता पर काबिज हैं। इस चर्चा में यही बात हम यहां बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान हो या और कोई देश हो, लेकिन वहां की सत्ता कैसे आगे बढ़ेगी, उस वहां की सत्ता पर, उस कुर्सी पर कौन बैठेगा, यह जनता तय करती है। पाकिस्तान में बैलेट पेपर से वोटिंग होती है, 3 दिन से वहां काउंटिंग चल रही है। हमारे देश में भी बैलेट पेपर से वोटिंग की मांग हो रही है। या अगर आप ईवीएम से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से आप वोटिंग करवाते हैं, तो वहां खेला ना हो, इसकी गारंटी के लिए बहुत सारी बातें, बहुत सारे सुझाव दिए जा रहे हैं। हमारे देश का इलेक्शन कमीशन इस वक्त सोया हुआ है, इसकी चर्चा खूब हो रही है। लेकिन उसके बाद भी कई लोगों को शक है, आशंका है कि पता नहीं चुनाव फेयर होंगे या नहीं होंगे। लेकिन चुनाव अगर फेयर होते हैं तो साथ साथ यहां की जनता, एक बड़ा वर्ग यह भी कह रहा है कि हमको परिवर्तन चाहिए। क्या वो सब कुछ आने वाले 2 महीने में हम देखेंगे? आने वाले 2 महीने में पाकिस्तान की तरह कुछ अपने देश में भी देखने को मिल सकता है। प्रशांत टंडन जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, क्या आने वाले 2 महीने में पाकिस्तान की तर्ज पर अपने देश में भी बहुत कुछ परिवर्तित होते हुए आप देख सकते हैं? वहां वोटिंग, मैं वोटिंग पैटर्न की बात कर रहा था। अपने यहां ईवीएम है, वहां पर बैलेट पेपर है। दुनिया के 95% या उससे कहें 97, 98, 99% देशों में बैलेट पेपर से ही मतदान होते हैं। अपने देश में मांग अलग अलग ढंग से उठाई जा रही है, और सबसे बड़ी बात है कि एक विश्वास कायम करने की कोशिश में कहीं ना कहीं चुका हुआ दिखाई देता है
हमारा इलेक्शन कमीशन। उस लिहाज से भी यहां चुनाव की जब भी बात होती है, हमारे तमाम साथी कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, हमारे दर्शक साथी जो हमको बहुत प्यार करते हैं, वो लिखते हैं कि ईवीएम से अगर वोटिंग होगी तो फिर तो वही होगा जो मोदी जी कह रहे हैं। अभी कल भाषण दे रहे थे मोदी जी फिक्की में, कह रहे थे कि तीसरे टर्म के लिए मैं पिछले 1.5 साल से काम कर रहा हूं कि तीसरे टर्म में करना क्या है। जो आमूलचूल परिवर्तन अपने देश में करना है, वो परिवर्तन भी बहुत बड़े बड़े परिवर्तन देखेंगे आप। ये बात उन्होंने लोकसभा में, ये बात उन्होंने राज्यसभा में, ये बात उन्होंने फिक्की के कार्यक्रम में भी की है। तो ये जो बात कह रहे हैं मोदी जी, आखिर इतने आश्वस्त कैसे हो सकता है एक प्रधानमंत्री कि मैं तीसरा टर्म तो लेके आ ही रहा हूं और साथ साथ एक आमूलचूल परिवर्तन करने जा रहा हूं, बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहा हूं। क्या इससे हिंदुस्तान की जनता को डर जाना चाहिए या खुश होना चाहिए कि अरे वाह, अब तो सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा? प्रशांत जी, देखिए, वो प्रचार का हिस्सा है। तीसरे टर्म की जो बात है, 400 सीटें, 370 सीटें, ये प्रचार का हिस्सा है। और हम लोग अक्सर वो देखते हैं, जब वो कभी शादी बारातों में नहीं जाते बुफे में, तो बहुत से लोग हमको दिखते हैं कि जो प्लेट में खाना है उसको नहीं खा रहे होते, डोंगे में देख रहे होते हैं और वहीं खड़े रहते हैं। तो यही है, आप 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। जो अब मौजूदा समय है, उस जो सरकार आपको, जिसके लिए जनता ने आपको चुन के भेजा है, उसका काम करें, पहली बात। दूसरी बात, राजीव जी, पाकिस्तान पे लौटते हैं जी। पाकिस्तान की स्थिति का, पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति का, वहाँ पे फौज और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी चुनी हुई सरकार का, राजनीतिक सरकार का, और सेना का इक्वेशन क्या रहता है, उस पर भारत का चुनाव भी निर्भर करता है और भारत की राजनीति भी निर्भर करती है। आप देखिए कि बीजेपी का 5 में से 3 बीजेपी के नेताओं का, आप देखिए, चाहे वो सोशल मीडिया पे देखिए, चाहे वो भाषण देखिए, पाकिस्तान से जितना प्यार बीजेपी को है, किसी को नहीं है। पाकिस्तान भेज देंगे, पाकिस्तान चले जाओ, यहाँ कुछ होगा तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, पाकिस्तान प्रेम इनका दिखता है। तो पाकिस्तान में क्या होता है, उसका असर भारत की राजनीति में पड़ता है। हमने देखा कि पुलवामा और बालाकोट ने मोदी जी को दूसरा टर्म दे दिया, वरना नहीं मिलता। पुलवामा बालाकोट के बगैर अगर चुनाव होता तो मोदी जी को दूसरा टर्म नहीं मिलता। जो स्थिति आ रही थी, 200 से कम सीटें उनको मिलती पिछले चुनाव में। तो पाकिस्तान में क्या होता है, उसका असर यहाँ होता है। दूसरा ये कि अब सिनेरियो क्या है, नवाज शरीफ अगर बनते हैं और सेना के इक्वेशन के साथ बनते हैं, तो ये अस्थिरता का माहौल रहेगा और ये संशय का माहौल रहेगा कि सीमा पर क्या होता है, और सीमा पर तनाव होगा तो भारत के चुनाव में इसका असर पड़ता है। तो ये हालांकि पाकिस्तान के चुनाव में इस बार भारत को लेकर बहुत कोई प्रचार नहीं हुआ। वहाँ पे अक्सर कश्मीर की बात या भारत को लेकर प्रचार होता है, तो वो इस चुनाव में देखने को नहीं मिला और पिछले चुनाव में भी कम था। अब जो सबक लेने की बात है कि देखिए, जनता जिसकी बात मैं कर रहा था कि जनता अगर चाहे, बंदूक की, सेना की बंदूक की नोक पे साए में चुनाव हुए वहां पाकिस्तान में। इमरान खान की पार्टी के लोग प्रचार तक नहीं कर पाए। पूरा लीडरशिप इनके ऊपर फौज की अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं जी। सैकड़ों अदालतें बनी हुई जिस पे कि मुकदमे चल रहे हैं। इनके लोग प्रचार भी नहीं कर पाए, संसाधन भी नहीं थे, फंडिंग नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी उनके पास। जनता ने उनका चुनाव लड़ा है और आप देखिए कि जनता ने अब तक के जो रुझान है 97 सीटें दे दी हैं। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना दी जनता ने, बिना सिंबल के। बैगन, चिमटा, ताले, लैपटॉप, जूते, इन सब के सिंबल पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान की जनता ने इमरान खान की पार्टी को बना दी। ये बहुत बड़ा सबक है। और वो पाकिस्तान जहां पे लोकतंत्र की परंपरा उतनी मजबूत नहीं जितनी भारत में है, वहां सेना आती जाती रही है सत्ता में। तो
वहां पे भी अगर लोकतंत्र के प्रति इतनी गहरी, अगर मैं कहूंगा कि कमिटमेंट है जनता के में, तो ये अच्छी बात है। जी। और आप लेकिन सोचिए बहुत कि सारी भारत, चीजें पाकिस्तान में, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमारे यहाँ से ज्यादा साफ दिखाई देती हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर कौन चुना जाएगा? हमारे यहाँ प्रधानमंत्री अब चुन रहे हैं, 14 तारीख को एक इलेक्शन कमिश्नर को चुनना है, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुनेंगे। उसमें 2 होगा सत्ता पक्ष का और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। लोकसभा का अधीर रंजन चौधरी बैठेंगे। तो आप समझ सकते हैं, आप हमारे सुप्रीम कोर्ट में देखिए जो कुछ चल रहा है। तो इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान यहाँ एक पायदान ऊपर दिखाई देता है। बिल्कुल, पाकिस्तान में देखिए संघर्ष बहुत हुए। अभी आप देखिए चुनाव के नतीजों को दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि 266 सीटें जो है जहाँ पे इलेक्शन होता है, 70 सीटें रिजर्व हैं। ये 70 सीटें जो रिजर्व हुई हैं, जिसमें कि 10 रिलीजियस माइनॉरिटी की हैं, बिल्कुल। वहां पे लंबा संघर्ष, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के पेट्रन है डॉक्टर रमेश कुमार, कभी कभी उनसे बात होती है, तो उन लोगों ने लंबा संघर्ष किया है। वहाँ सिखों ने लंबा संघर्ष किया है। और आज आप देखिए कि वहाँ पे पंजाब, पाकिस्तान की तरफ का जो पंजाब है, उनके गवर्नर का पीआरओ एक सिख है। तो अब वहाँ पे हिंदू और सिख बड़ी पोजीशंस में आने लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक में हैं। तो जी। और कई सीटें सिंध प्रांत में भी सीटें रिजर्व हैं उनकी। तो एक लंबा संघर्ष पाकिस्तान की रिलीजियस माइनॉरिटीज ने किया है। उसमें बीजेपी का कोई योगदान नहीं है, बल्कि आपको बताएं, बहुत से हमारे दर्शकों को शायद नहीं मालूम होगा, पाकिस्तान की हिंदू काउंसिल, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल जिसका नाम है, वो आरएसएस के बहुत खिलाफ है। और जब यहाँ पे सीएए आया, तो सीए एनआरसी के विरोध में पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने जुलूस निकाले कराची में। तो पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक परंपराएं हैं वो थोड़ा सा मजबूत हो रही हैं, और उनका मीडिया और सिविल सोसाइटी उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने बहुत यातनाएं सही हैं। और लेकिन ये कि फिर मैं कहूँगा कि अगर नवाज शरीफ बनते हैं और सेना का रोल होगा उसमें, तो एक जो है संशय का वातावरण भारत की सीमा पर रहेगा चुनाव से पहले। अब कितना पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिरता कितनी आती है, इस पर भी निर्भर करता है। तो बिल्कुल। सेना के जो प्रेसिडेंट जनरल हैं राजीव जी, वो बहुत हार्ड लाइनर हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो हार्ड लाइनर हैं। इनके पिताजी मस्जिद में मौलवी थे, तो बहुत रिलीजियसली वो बहुत हार्ड लाइनर माने जाते हैं। आमतौर पर पाकिस्तान की सेना में रिलीजियस हार्ड लाइनर कम देखने को मिलता है। दूसरी बात यह कि एक रोल अमेरिका का भी है वहाँ पे, इसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और डोनाल्ड लू, जिनकी चर्चा भारत में भी बहुत होती है, जी। ये असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और साउथ एशिया के इंचार्ज हैं, और जो बाइडेन के भारत के अफेयर्स में दाहिना हाथ हैं, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मामले में दाहिना हाथ हैं। और इमरान खान ने ये कहा था कि उनकी सरकार गिराने के पीछे डोनाल्ड लू का हाथ है। तो अमेरिका का पैर भी है वहाँ पे। और लगभग देखिए कि अमेरिका का जितना दखल पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में है, वो बहुत ज़्यादा है। और अमेरिका भी एक रोल निभा रहा है इमरान खान के खिलाफ, इसको देखा जा सकता है। जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिका भी निभा रहा है एक रोल इमरान खान के खिलाफ। नवाज शरीफ को अमेरिका क्यों बनाना चाहता है प्रधानमंत्री, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब आप जानते हैं, ज्यादा यहां बताने की जरूरत नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान की पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उस पार्टी को सबसे ज्यादा
हालांकि सिंबल नहीं है, लेकिन इमरान खान का दावा है, उनकी पार्टी का दावा है, और जो चुनाव उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनका भी दावा है कि हम उनके समर्थक हैं। और 99 इस वक्त तक 250 सीटों के जो रुझान नहीं बल्कि रिजल्ट सामने आए हैं, उस रिजल्ट के आधार पर 99 सीटों पर जीत ऐसे ही उम्मीदवारों की हुई है जिस पर क्लेम कर रहे हैं इमरान खान, यानी कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार जीत के आए हैं। यह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी। दूसरा, नवाज शरीफ की जो पार्टी है मुस्लिम लीग नवाज, उनको 71 सीटें, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP बिलावल भुट्टो वाली पार्टी, उनको 53 सीट, और एक और पार्टी है जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, उसको 17 सीट आई हैं, 17 सीटें उनको आई हैं। तो ये अभी तक के जो अपडेट हैं पाकिस्तान में, और नंबर 1 पर रहने के बाद भी अभी थोड़ी देर पहले AI के जरिए इमरान खान ने जनता के नाम संबोधन जो है वो पेश किया है एक्स पे, उन्होंने उसको शेयर भी किया है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उनकी आवाज़, उनकी बातों को जनता तक पहुंचाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जेल में है, वो नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं इमरान खान। लेकिन क्या कारण है कि नवाज शरीफ के साथ कभी दोस्ती कभी वैर की स्थिति उत्पन्न होती है सेना की? ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि तख्ता पलट में भी नवाज शरीफ की तख्ता को पलट दिया जाता है, कभी वो रिकॉर्ड कायम कर लेते हैं, और अभी सेना के लोग चाहते हैं कि नवाज शरीफ जो हैं वो फिर से कुर्सी पर विराजमान हों। इस कारण को समझने की ज़रूरत है। इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं, और बीच बीच में अपडेट हम देते रहेंगे, ऐसे ही ब्रेकिंग्स कोशिश करेंगे कि कुछ पाकिस्तान से भी हमारे साथी जुड़ जाएं, ताकि वहां के जो सूरत हाल उनसे बेहतर और कौन बताएगा, वो भी कर सकते हैं। तो बीच बीच में पाकिस्तान को लेकर आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे, इसलिए भी क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ भी असर एक दूसरे के देशों पर पड़ता है, हमारी गतिविधियों पर, हमारे व्यापार पर। व्यापार की जो परिस्थितियां हैं, कुछ चीज़ें हम पाकिस्तान से मंगाते हैं, कुछ चीज़ें पाकिस्तान को हम देते हैं। ऐसा ही हाल हमारा पड़ोसी देश जो है वो बांग्लादेश, उसके साथ भी है, नेपाल के साथ भी है। तो खासकर नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में, भूटान के साथ में जो संबंध हैं, उन संबंधों को समझने की ज़रूरत है। तो इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं प्रशांत टंडन जी आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो आप लगातार बने रहे हैं हमारे साथ, और इस कार्यक्रम में हिस्सा आप लोगों ने लिया, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि देखिए, जो कुछ पाकिस्तान में है, क्या 2 महीने बाद हिंदुस्तान में भी जनता कुछ ऐसा ही फैसला सुनाएगी? देखा जाएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।